अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम। अगर बात की जाए आज के हमारा जो पहला सेगमेंट है वो इस स्टोरी पे बेस है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर रिसेंटली जो हमले किए हैं, 100 से ज़ायद हमले किए हैं, अब इसकी आगे फर्दर क्या अपडेट है ये हम जानेंगे जावेद इकबाल साहब से। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया। देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो घमसान की जंग जारी है। अब तक की जो इतलात है, अमेरिका ने ईरान पर अचानक हमला किया 48 घंटे पहले, यानी कि 2 रोज़ पहले। और अब तक बाज़ इतलात ये हैं कि 170 और बाज़ ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर 180 अहदाफ को अमरीकी जो फ़ज़ाइया है वो निशाना बना चुकी है और बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि इस वक्त तक जो है वो 500 से ज़ायद जो पहला हमला था, अमरीकियों ने अपने नेटो के बाज़ ममालिक के साथ मिलकर 50 से ज़ायद इन हमलों में जो है अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अपने ताकतवर तरीन तैयारे इस्तेमाल किए। और इस वक्त अभी ताज़ा पिछले 2 घंटों में जो इतलात आई हैं, इनके मुताबिक ईरान पीछे हटा नहीं है, घबराया नहीं है, झुका नहीं है। अगरचे अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की और अचानक हमले किए ईरान पर, जिसकी यही तवक्को थी, तो जो मुआहदा था, एक अमन का मुआहदा, अमेरिका दावा कर रहा था कि ईरान में पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया, वो मुआहदा टूट चुका है। जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। मिडल ईस्ट को पूरी तरह इस जंग ने लपेट में ले लिया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त तक ईरान ने भी, देखिए, अमेरिका ने कोई कम हमले नहीं किए, कई दर्जनों के हिसाब से जहाज उसके देखा जाए तो अमेरिका कभी टला ही नहीं था। जी, कभी टला ही नहीं था। अब देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका ने इसराइल के सामने अमेरिका झुक गया है। इस नेतन्याहू ये चाहते थे कि दोबारा जंग शुरू हो और सुलह ना हो, और ट्रंप ने ये साबित किया है दोबारा हमला करके कि इससे पहले ट्रंप को लोग कहते थे कि वो नेतन्याहू ट्रंप की कॉपी है, लेकिन इन हमलों के बाद ये साबित हो गया कि ट्रंप नेतन्याहू की कॉपी है। देखें, ईरान, अगरचे बाज़ इतलात ये हैं, ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमारे 16 से 18 लोग शहीद हुए हैं इन हमलों में, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है, बाज़ रिपोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब तक इन हमलों में, अमरीकी हमलों में 500 से ज़ायद जो ईरानी शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और बहुत सारे ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको निशाना बनाया, फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि ईरान भी पीछे नहीं रहा। ईरान ने जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के 3 बड़े हेडक्वार्टर थे उनको ईरान ने निशाना बनाया और चीखें निकलवा दी हैं अमरीकियों की। अब पहला जो है अटैक, ये कुवैत में जो बड़ा अमरीकी हेडक्वार्टर है फ़ौज का, ये आर्फ जान, यहाँ इस कैंप है, ये उसको निशाना बनाया, उसको उड़ा के रख दिया ईरानियों ने। दूसरा, बहरीन में एक बड़ा कैंप है इनका, अमरीकियों का, नेवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेडक्वार्टर है, उसको भी अब तक की इतलात हैं कि मिसाइलों से ईरान अड़ा चुका है। और इस वक्त घमसान की जंग जारी है, तबाही मची हुई है, और पूरा जो मिडल ईस्ट है वो इस जंग की लपेट में आ चुका है। लेकिन मुझे पता चला कि हमारे साथ और भी यहाँ पे गेस्ट ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, दफाई तजिया नगार हैं, उनसे हम मदद लेंगे कि ब्रिगेडियर साहब बताइएगा इस जंग को कैसे देखते हैं, क्या ये नेतन्याहू की जीत कहा जा सकता है इसको? नहीं, देखिए, ये जो जंग है इसका हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि सीज़ फायर हो चुका था और उसके बाद मुज़ाकरात जो थे वो जारी थे। बीच में थोड़ा सा ये गैप आया था जब ये फ्यूनरल हो रहा था खामनाई साहब का, तो उसके बाद दोबारा से शुरू होने थे। लेकिन उसके दौरान में एक वायलेशन जो सीज़ फायर की हुई है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी सीरियस वायलेशन थी, वो थी कि जब ईरान ने अटैक किया उस पोर्शन को आबनाए हुर्मुज़ के, जो कि ओमान के टेरिटोरियल वाटर में था। तो उसमें देखिए, जो आर्टिकल 5 है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जिसके तहत सीज़ फायर हुआ था, उसमें यह था कि इसको जॉइंटली मैनेज करने के लिए ईरान जो है वो ओमान के साथ मिलके कोई वाया मीडिया तय करेगा
ईरान ने ओमान से रब्ता किया था। ओमान ने कहा था कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगानी है, हमारी तरफ से ये जो है पैसेज दिस इज ओपन फॉर शिपिंग, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। जी। तो जी वो टेरिटोरियल वाटर जो है वो ओमान ने अपना जो था क्लियर कर दिया था शिपिंग के लिए। तो उस टेरिटोरियल वाटर में जाके शिपिंग को स्टॉप करने की कोशिश करना जो है ईरान का, वो जंगी नुक्ता लिहाज निगाह से वो आता है एग्रेशन के अंदर। जी। वो दिफाई एक्शन नहीं है, वो एग्रेशन में आता है। तो ये जब एग्रेशन शुरू हुई है, जब आप एग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि सीज फायर जो है आ, आप उसको रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक्शन चूंकि ईरान की तरफ से शुरू हुआ तो वो अमेरिका को एक मौका मिल गया, और अमेरिका ने फिर जो रिस्पांस किया है वो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या कुछ उन्होंने किया है। देखिए, इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों पार्टीज के पास इस वक्त कुछ लेवरेजेस हैं। सॉरी ब्रिगेडियर क्योंकि साहब, मेरा दोनों सवाल पार्टियां दोबारा सुन लें, आपने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि ये वायलेशन जो थी मुआहदे की, ये ईरान की तरफ से हुई और हरमज में कोई खराबी हुई। जी बिल्कुल, ये वायलेशन जो है ये ईरान की तरफ से हुई है, क्योंकि ईरान ने उस पोर्शन को अपनाए हुरमज के उस पोर्शन में शिपिंग को टारगेट किया जो कि ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, उसके ऊपर ईरान की कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। और ये जो आर्टिकल 5 है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जिसके तहत सीज फायर हुआ था, उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है, रिकग्नाइज किया गया हुआ है ओमान के टेरिटोरियल वाटर को। तो नहीं, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक ईरान की तरफ से इसको एग्रेशन समझा जाएगा, और सही। एग्रेशन का जवाब जो है वो जाहिर है फिर मिलिट्री एक्शन में दिया जाता है, क्योंकि जब आप एक सुपर पावर के खिलाफ एग्रेशन करते हैं तो फिर वन शुड नॉट एक्सपेक्ट के वहाँ से जवाब नहीं आएगा। वो जवाब आया है, और अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी वाइड स्प्रेड उसका जी। रिस्पॉन्स है। जी ब्रिगेडियर और साहब। इसमें ये देखें कि अगर ईरान जो है वो समझता है कि आबनाए हुरमज का लेवरेज उसके पास है, तो अमेरिका के पास लेवरेज है कि वो ईरान में कहीं भी बम्बार्डमेंट करके किसी किस्म की तबाही भी मचा सकता है। इस वक्त जो खार्ग जजीरा है ईरान का, जिससे ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो अगर उस जजीरे को अमेरिका ने टारगेट कर दिया, जो कि लेवरेज है अमेरिका के पास, सर ब्रिगेडियर तो साहब, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, ये ट्रंप ने तो आज दावा कर दिया है कि वो इस खरान को जो है वो निशाना बनाएगा आज रात। अगर वो बनाता है तो ईरान कहता है कि यहाँ पे लाशें ही लाशें होंगी अमरीकियों की। अगर उन्होंने इस जजीरे को निशाना बनाया तो क्या ईरान अपना जो मौक़िफ़ है, जो पासदारान इनकलाब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस जजीरा जो है वो उनकी इशारा गया, अगर इसको काटने की कोशिश की गई तो हम अमरीकी फ़ौजियों की यहाँ पे एक भी जिंदा नहीं जाएगा। क्या ईरान ऐसा कर पाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान ऐसा कर पाएगा। ईरान की जो रेंज में है, ईरान के मिसाइल्स की रेंज में, वो इजराइल है, और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिका के बेसिस हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ की अपनी जो इंस्टॉलेशंस हैं, वो ईरान की रेंज में है। अमेरिका का तो कोई शहर, कोई जगह जो है वो अदरवाइज ईरान की रेंज में नहीं है कि वो वहाँ पे कोई मिसाइल मार सके, ड्रोन अटैक कर सके। अब इसमें मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हमें अच्छा सर, समझने यहाँ की पे मैं ज़रूरत आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अंदर अपना रोल, अपना किरदार जो अदा किया है, उसके बाद आपको क्या लगता है अब कोई और कंट्री बीच में पड़ेगी इनके मुज़ाकरात को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, एक कंट्री तो कतर तो ऑलरेडी मुज़ाकरात के अंदर ही है। कतर के ऊपर भी ईरान ने बम्बार्डमेंट कर दी है, तो कतर भी पाकिस्तान के अलावा मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। अब देखिए, जब ये सिचुएशन हो जाती है तो मीडिएटर्स का रोल जो है वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज दोनों साइड्स जो हैं वो एग्रेशन से बाज नहीं आ रही, तो उसमें मसला जो है वो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। नहीं ब्रिगेडियर तो साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसको, ये देखिए, ये तो एक्सचेंज ऑफ फायर है ना, एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं। इस जंग का, या जो भी अभी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, जंग तो नहीं, ये ऑपरेशंस हैं जो शुरू हो गए हैं, इनका कोई पॉलिटिकल एम भी होना चाहिए ना, कि ईरान जो रोक रहा है, ईरान जो शिपिंग को रोक रहा है, वो
ईरान ये रियलाइज नहीं कर रहा कि अगर वो शिपिंग को रोकेगा तो अमेरिका उसका ज्यादा बड़ा नुकसान खार जजीरे को तबाह करके कर सकता है। नहीं बघेल साहब, तो यहाँ पे ये भी हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें, अपडेट करें कि ये जो एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान है और दरमियान में ये हॉर्मुज़ की एक पट्टी है समुंदर की जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये अमेरिका की तो ये मलकियत नहीं है जगह, या ओमान है या इसका लैंडलॉर्ड जो है, या फिर वो ईरान है या ओमान है। तो अमेरिका को ये क्यों तकलीफ़ हो रही है कि वो उसको इशू बनाकर कहीं से चला और इस पे जो है वो ऑपरेशन भी कर रहा है, बम्बार्डमेंट भी कर रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि अमेरिका को ये बात एक्शन करना चाहिए? ये तो दोनों मुल्कों की मलकियत है, वो बैठ के बातचीत कर लेंगे। नहीं देखिए, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है अबाउट लॉज ऑफ द सी। उसमें ये जो स्टेट्स होती हैं ये इंटरनेशनल पैसेजेस हैं। ये किसी भी कंट्री के अगर टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी हैं तो बेसिकली उनका स्टेटस जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज का है, तो वो उसके ऊपर कोई कंट्री कब्जा नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि यहाँ से जो भी गुजरेगा वो मेरी इजाज़त से गुजरेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो एक फ्री पैसेज है, इंटरनेशनल वाटरवे है, फ्री पैसेज है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बरगेरी साहब, क्योंकि जंग लग गई तो जंग में ईरान ने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको इंटरनेशनल लॉज के तहत कंट्रोल ईरान का करना जो है वो नहीं बनता। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुज़ाकरात थे, पाकिस्तान ने एक रोल, बड़ा अहम रोल अदा किया, लेकिन शुरू दिन से नेतन्याहू इन मुज़ाकरात के और जंगबंदी के ख़िलाफ़ हैं। आप नहीं समझते कि ये जीत हुई है इसराइल के मौक़िफ़ की कि ट्रंप ने उनकी बात मान ली और दोबारा हमला किया? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो इंस्टेबिलिटी और बदअमनी चाहता है या जंग चाहता है वो इजराइल चाहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वहाँ पे अमन हो जाता है तो इजराइल को मसला बन जाएगा। अभी ये एक डायमेंशन है सिचुएशन की जो आपने भी एक्सप्लेन की। इसकी दूसरी डायमेंशन ये है, सर सॉरी, इजराइल तो चाहता है लेकिन अमेरिका क्या इजराइल के कहने पे चल रहा है? नहीं, मैं अभी आपको दूसरी बात समझाता हूँ ना। इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर अमन जो है वो ईरान की जो मजहबी क़यादत है वो भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मजहबी क़यादत जो है, अगर ईरान में मिडल ईस्ट में अमन हो जाए और ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक मुआहदा हो जाए तो ईरान अभी जो एक मजहबी रियासत बना हुआ है वो एक नॉर्मल स्टेट बन जाएगी और वो दुनिया के साथ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंटेग्रेट हो जाएगी। सही। लेकिन अगर जब वो इंटेग्रेट हो जाएगी तो वो ईरान एक मॉडर्न स्टेट के तौर पे उभरेगा। वो मॉडर्न स्टेट जो है किसी भी मजहबी क़यादत को मंजूर नहीं होती, इसलिए ईरान के अंदर जो इख्तलाफात हैं पॉलिटिकल क़यादत के, सियासी क़यादत के और जो मजहबी क़यादत है उनकी यही वजह है। अगर ईरान एक मॉडर्न स्टेट बन जाता है, एक नॉर्मल स्टेट बन जाता है और दुनिया के साथ उसकी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सर फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आगे सिर्फ मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर वो इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फिर जो मजहबी क़यादत है उसकी होल्ड ईरान के अंदर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। वो मजहबी क़यादत नहीं चाहती कि उनकी होल्ड कमज़ोर हो। तो बट सर आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या सीज फायर की तरफ आएंगे, मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, फाइनली एक पेज पर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, ये सीज फायर, देखिए सीज फायर की तरफ उस वक्त आएंगे जब ईरान की मजहबी क़यादत ये चाहेगी कि सीज फायर को रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी उन्होंने वायलेट किया है। तो ये जो मसला है ना, ये मसला ईरान का अंदरूनी मसला है, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी वजह से है। उस वजह से ये हुआ है, इजराइल भी चाहता है कि अमन अमान ना हो और ईरान की मजहबी क़यादत भी चाहती है अमन अमान ना हो। यानी कि ईरान की मजहबी क़यादत, ब्रिगेडियर साहब मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट जी। इन दोनों के जो आपस में मुफादात जो हैं वो मिल गए हैं, अगरचे डिफरेंट रीजंस की वजह से मिले हैं, मगर वो समहाउ कोइंसाइड कर गए हैं।
दिस इज माय असेसमेंट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान की जो इंतहा पसंद की आदत है, मजहबी की आदत है, पासदान इनकलाब और दीगर ग्रुप, वो और इसराइल का मौक़िफ़ एक है, दोनों एक पेज पर हैं? नहीं, सेम पेज पे नहीं है। हाँ। उनके एक्शन सिमिलर हो गए हैं, लेकिन जो मकसद है इन एक्शंस का वो डिफरेंट है, लिहाजा वो एक पेज पे नहीं है। लेकिन वो गैर इरादी तौर पे इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, अगरचे उनके एक्शंस का अल्टीमेटली मकसद ईरान के लिए डिफरेंट है और इजराइल के लिए डिफरेंट है। तो इस वजह से ये जो है ये इशू बन रहा है। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, ब्रिगेडियर साहब मेरी बात सुन लें। स्टेट जब मॉडर्न हो जाती है, कोई भी मुल्क जब एक मॉडर्न स्टेट बन जाता है, तो वहां पे मजहबी क़यादत का रोल मिनिमाइज हो जाता है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, तो ये बस फरमा दें कि अच्छा। क्या आप भी अमेरिकी नेशनल हैं? मुझे आपके जो मौक़िफ़ से खुशबू आ रही है, ये अमेरिकी दोस्ती की आ रही है और ईरान दुश्मनी की आ रही है। आपने देखा कि जब ये जंग शुरू हुई, जंग शुरू होने से पहले जब अमेरिका और इसराइल इकट्ठे होकर जब ईरान पर उन्होंने हमला किया, तो अमेरिका कहता था कि ईरान में बहुत सारे में हमारे हमायती मौजूद हैं, वो फूल लेकर जब हम जाएंगे तो इस्तकबाल करेंगे हमारी फ़ौजों का। ऐसा ना हुआ, अमेरिका भी पिटा ईरान के हाथों और इसराइल भी पिटा। तो अगर ऐसा होता, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होता, तो फिर तो अमरीकियों को वहाँ पे फूल बनाए जाते, उन पर नोटों के हार निशावर किए जाते, पलकें बिछाई जाती। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो अमेरिका चाहता था वो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपने कहा कि जो ईरान की मजहबी की आदत है ये इसराइल के साथ खड़ी है, यही आपने कहा है। नहीं, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल के साथ खड़ी है। ये आप थोड़ा उसकी गलत नहीं, आपके मौक़िफ़ से यही तो बात साबित होती है। आपने जो अभी हमें बताया, नहीं, आप मेरा एक्सप्लेन कर दें, वजाहत कर दें इसकी कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूं कि उनके एक्शन सिमिलर हैं, मकसद डिफरेंट है। तो मकसद तो वही हुआ, मतलब तो वही हुआ नहीं कि एक्शन सेम है, नहीं। यानी कि दोनों मिले हुए हैं, यानी कि अमेरिका कामयाब हो गया ईरान के अंदर इसराइल लाबी मुतहर्रिक करने में। देखिए, जो इजराइल का मकसद है वो इलाकाई मकसद है। जो ईरान के मजहबी क़यादत का मकसद है वो अपने मुल्क के अंदर इक़्तिदार के ऊपर कब्जा जमाए रखने का मकसद है। ये दो डिफरेंट मकसद है इनके। इनको जरा आप, मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यू मे नॉट एग्री विद मी जी, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। इजराइल का मकसद इलाकाई मकसद है कि इलाके में वो अपनी हेजेमनी को कायम रखे। ईरान का ये मकसद है, ईरान की जो मजहबी क़यादत है और पॉलिटिकल क़यादत में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका मकसद ये है कि हुकूमत का कब्जा अल्टीमेटली जो है वो किसके पास आना है। वो ईरान की मजहबी क़यादत समझ रही है कि वो हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि ईरान की मजहबी क़यादत की आप जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी आइडियोलॉजी समझें आप। उनकी आइडियोलॉजी जो है सर अमेरिका पे मबनी है। सर अमेरिका, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी प्लीज। ईरान की मजहबी क़यादत की जो 47 साल से आइडियोलॉजी है वो अमेरिका की दुश्मनी पे मबनी है। अभी अगर मुआहदा अमेरिका के साथ हो गया, अमन हो गया, तो उनके ईरान में रहने का क्या जवाब रहेगा? तो क्या अमेरिका जो है वो ईरानियों के लिए फूल पेश करता है? वो तो बमबारी कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है। 500 से ज्यादा पिछले 48 घंटों में उन्होंने बंदे मार दिए उनके। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ना। सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये ईरान का अंदरूनी प्रॉब्लम है कि ईरान में पॉलिटिकल क़यादत समझ रही है कि हमें इक़्तिदार सही तरह से मिलना चाहिए ताकि हम ईरान को एक मॉडर्न स्टेट बनाएं। शुक्रिया। जो मजहबी क़यादत है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास रहना चाहिए, हमारे पास इक़्तिदार रहना चाहिए, और उसके लिए हमें जो करना पड़ा हम करेंगे। बट सर, क्या ये मज़ाकरात होंगे? आपको लगता है कि ये मज़ाकरात की तरफ आएंगे? मैं अब एक मेरा लास्ट जुमला सुन लें जी। क्योंकि ईरान की मजहबी क़यादत की आइडियोलॉजी है, 47 साल से उन्होंने जो मोबिलाइज किया हुआ ईरान की पॉपुलेशन को, वो अमेरिका की दुश्मनी पे किया हुआ है। अब वो किस तरह से अमेरिका के साथ अमन कायम करेंगे और मुआहदा करेंगे? दे कैन नॉट परमिट इट। ये मसला है ईरान के अंदर, ये ईरान का अंदरूनी मसला है। सर क्योंकि अगर वो
ये अगर वो अमेरिका ये मजबूरी अमेरिका को क़यादत आप इजाजत देते अमेरिका हैं? से मुआहदा कर लेगी, इररिलेवेंट हो जाएगी। सर, अमेरिका को आप इजाज़त देते हैं कि वो मदाखलत करे, उनकी जो खुद मुख्तारी है ईरान की, उसके खिलाफ खुलेआम दंदलाता फिरे, बमबारी करे? आप तो उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो जी 48 सालों से जो है वो ईरान जो है वो अमरीकी मुखालफत में है, और अमेरिका जो है वो क्या उनकी दोस्ती में है? वो उनके बच्चे मार रहा है, 160 से ज़ायद उन्होंने बच्चियाँ बमबारी करके मार दी, पूरी क़यादत शहीद कर दी। तो क्या आप नहीं समझते कि अमेरिका भी उनकी दुश्मनी पे है, उनकी नस्ल कुशी पे उतरा हुआ है? जैसे फ़लस्तीन में उन्होंने तबाही इसराइल से मचाई, अब वो ईरान की तरफ मुँह कर रहा है कि ईरान ही एक मुल्क है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। जावेद इकबाल साहब, सर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, सर, तो इसको आप, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है जी, इसको आप मोरालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जज नहीं कर सकते। इसमें कोई मोरालिटी नहीं होती, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि अखलाकियात है या कोई मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर सुपर पावर्स जो है वो एक्ट करती हैं। आइंदा का नक्शा क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या मिडिल ईस्ट पूरा जंग की लपेट में आ जाएगा? मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें जी। सुपर पावर्स जब एक्ट करती हैं वो किसी मॉरल प्रिंसिपल पे नहीं करती, वो अपने मुफादात पे करती हैं। अपने मुफादात के लिए अमेरिका को अगर आधी दुनिया पे अटैक करना पड़े वो कर देगा, उसका जो भी रिजल्ट निकले। इसको मुफादात की सेंस में अंडरस्टैंड करें, मोरालिटी की सेंस में ना करें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं होती, मोरालिटी नाम का कोई प्रिंसिपल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना, अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान पे, तो अमेरिका का मुफाद जो है वो उसको डिक्टेट कर रहा था कि आप अटैक करो, उसने कर दिया। दैट इज अबाउट ऑल। नहीं, अमेरिका के अभी मफादात पूरे नहीं हुए ईरान से? नहीं, अब अगर कौन आपने सा अमेरिका सबसे के बड़ा मुफादात समझने हैं, जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अमेरिका के मुफादात समझने हैं, कोई दो बड़े मुफाद बता दें जो अब उसने वो हदाफ है उसके जो पूरे करने हैं उन्होंने ईरान से। कितने बंदे मजीद मारेगा वो? सर मुझे तो लगता है कि अमेरिका के जो मफादात हैं वो पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पे कब्जा पेट्रोल पे कब्जा करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। जैसे वेनेजुएला में किया था। जी 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 जी। ये अमेरिका ने जो उसके मुफादात हैं स्पेल आउट किए हैं। अमेरिका ने पिछले साल नवंबर 2025 में अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर जो था वो इशू किया था। उसके अंदर अमेरिका ने पूरी दुनिया में बताया हुआ है वो उसके क्या क्या मकासद हैं, उसने क्या करना है, किसके साथ क्या करना है। ईरान का उसने बताया हुआ है कि ईरान जो है ये मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी है ये ईरान फैला रहा है, और ईरान को हमने न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना, और ईरान को हमने बिल्कुल ऐसी स्टेज पे लेके आना है कि ईरान जो है मिडल ईस्ट के अमन अमान को, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना कर सके। नहीं तो और वो अब आप सुन लें जी, ये चीज, ये ऐसी बात नहीं कि कुछ सीक्रेट है। ये अमेरिका ने स्पेल आउट किया, 1 साल पहले स्पेल आउट कर दिया था। ब्रिगेडियर साहब टाइम खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आखिरी सवाल, ये जंग कहाँ तक फैलती हुई नजर आती है? क्या ये जंग पूरी दुनिया को और खुसूसन मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले चुकी है? आने वाला वक्त क्या बता रहा है कि ये आलमी जंग की तरफ जा सकती है अगर इसमें मजीद कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया मिलकर फिर सुलह करवा सकते हैं? दूसरा सवाल ये है, और पहला सवाल ये था कि ये जंग आलमी जंग बन सकती है? रूस और चीन कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आलमी जंग जो होती है ना वो आलमी ताकतों के दरमियान में होती है। जी, तो आलमी ताकत चाइना तो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है, उसको कोई मसला नहीं, उसने यहाँ पे कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो आलमी पावर्स हैं वो ही बीच में शामिल हुई हुई हैं? देखिए ये इस सारी जंग में वही से शामिल है। नेटो को तो उन्होंने कायल कर लिया, तुर्की अनकरा में 2 रोज पहले। एक बात जरा मेरी सुन। ओमान और बहरिया के ऊपर इन लोगों ने हमले किए, तो क्या आपको लगता है कि आगे सऊदीया पे भी होगा? जो जंग आलमी जंग होनी है ना, वो जंग अमेरिका और चाइना के दरमियान में होनी है, और वो जंग होनी है एशिया पैसिफिक में। वेस्ट पैसिफिक जो है ना, ये चाइना के सामने जितना भी समंदर लगता है इसको वेस्ट पैसिफिक कहते हैं। वो जंग वहाँ पे होनी है, और वो है इसकी यूएसए की, उसको कहते हैं यूएस पैसिफिक कमांड। यूएस पैसिफिक कमांड जो है अमेरिका की जो 62% फौजें हैं अमेरिका की, कितने किलोमीटर दूर चाइना के सामने डिप्लॉयड हैं। उधर जंग होनी है अगर आलमी जंग हुई, ये मिडल ईस्ट में नहीं होनी।
चीन और अमेरिका की जंग कितने फासले पे खड़ी है? जी, चीन और अमेरिका के दरमियान जंग जो है फिर जाके आलमी जंग बनेगी, कितने किलोमीटर दूर खड़ी है, कितने दिन दूर खड़ी है, कितने साल दूर खड़ी है, इस पर भी अपना तज्जिया दे दें। जी, मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। मेरी किताब का नाम है वॉर इन द मेकिंग। सर आप मुख्तसर में बता दें, वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसर बता दें। सर आपसे सवाल करने जी, का मैं मकसद उसमें ये बता भी दूं। है कि जो उसमें चीन और मैंने- अमेरिका को रेलवे लाइन मिलाती है उसके ऊपर भी ब्लास्ट हुआ है, उस पर भी हमला हुआ है। अब मैं पहले एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। अच्छा, ये है कि देखिए वो जो जंग है, मेरा अपना एस्टिमेट है, मतलब मेरी रिसर्च है, मेरा असेसमेंट है कि ये 2030 के बाद अमेरिका और चीन की जंग जो है वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए। अभी दोनों तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट रेडी फॉर वार सो फार। वो तैयारियां कर रहे हैं, जब दोनों तैयार हो जाएंगे फिर जंग करेंगे। वो मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो जंग जो है वो 2030 के बाद किसी टाइम पे होगी। चलिए उससे सर, पहले मैं वो जंग नहीं देख रहा हूँ। और ये मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ये उस जंग की तरफ हमें लेके नहीं जाएगा, वो एक अलग सिचुएशन है। सर ये एक्सरसाइज हो रही है या ये ट्रेलर है? जी, ये एक्सरसाइज हो रही है कि कोई ट्रेलर है? नहीं 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 नहीं, ये कोई ट्रेलर नहीं है। ये मैंने आपको बताया ना, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है 2025 की नवंबर में उसने इशू की है। उसमें उसने कहा कि हमने ईरान को इस काबिल नहीं छोड़ना कि वो ईरान के वो मिडल ईस्ट का जो अमन अमान है उसको डिस्टर्ब करता रहे, और ना हमने उसको न्यूक्लियर पावर बनने देना है। ब्रिगेडियर धनखड़ डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास टाइम भी कम है और हम लोग अब एक नए टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक।